Hello friends, I am Achal Gupta. I am going to discuss CMA Final SFM दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिलेबस आपका कौन सा सिलेबस होगा? सिलेबस आपका 2016 वाली सिलेबस होगा। CMA फाइनल SFM स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो 100 मार्क्स की है और टाइम अलाउड 3 आवर्स है। ये जो इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी आप जानते हैं, हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको सिस्टमेटिक रिस्क पूछी गई है, पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है। सबसे पहले 10 क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स ईच है। MS Retrill is a prospective investor has collected the following information pertaining to two securities A and B. Particular expected return आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है। द वेरिएंस ऑफ द रिटर्न ऑफ द मार्केट, वेरिएंस ऑफ द रिटर्न ऑफ द मार्केट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर 225 दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का 225 परसेंटेज का स्क्वायर, यहाँ पे परसेंटेज का स्क्वायर दिया हुआ है। The correlation coefficient between the return and the security A and B at 0.75. Correlation coefficient A and B that equal to 0.75. ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। The systematic risk of the portfolio consisting of these two securities in equal proportion. अगर दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में है तो सिस्टमेटिक रिस्क बताइए। तो सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है? सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर। यहाँ पे दोनों सिक्योरिटी की कंबाइंड सिक्योरिटी आपका पोर्टफोलियो का सिस्टमेटिक रिस्क पूछा है तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। अगर किसी पार्टिकुलर सिक्योरिटी का सिस्टमेटिक रिस्क पूछा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट स्क्वायर बीटा ऑफ द सिक्योरिटीज होगा। बिकॉज ऑफ इट इज आस्किंग सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, तो बीटा जो होगा पोर्टफोलियो बीटा होगा। तो उसमें आपको उन्होंने क्या दिया हुआ है? बीटा ऑफ ए आपको 0.90 दिया हुआ है और बीटा ऑफ बी 1.40 दिया हुआ है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और वेट कितना दिया? इक्वल प्रोपोर्शन में वेट दिया हुआ है। तो वेट ए इक्वल टू 0.50, वेट बी इक्वल टू 0.50, ये आपका वेट दिया हुआ है। अब इस केस में आपको क्या करनी है? पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क निकालना है। तो पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क के लिए क्या सबसे पहले होगा ना? पोर्टफोलियो बीटा ए वेट ए, बीटा बी वेट बी। तो 0.90 इंटू 0.50, 1.40 इंटू 0.50, दिस इज 0.45 प्लस 1 0.70, तो ये हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा? 1.15 आपका बीटा हो जाएगा। सिस्टमेटिक पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क क्या हो जाएगा आपका? पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो का स्क्वायर है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट आपको दी हुई है 225 परसेंटेज का स्क्वायर, 225 परसेंटेज का स्क्वायर इंटू 1.15 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपको बताइए? तो आप कितना हो जाएगा? 1.15 इंटू 225, 297.56। दिस इज द सिस्टमेटिक रिस्क 297.56, 297, ये सी पार्ट आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए ये वाली क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इजी है। अब देखिए यहाँ पे द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर। उन्होंने कहा कि आज की मार्केट प्राइस आपकी करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ₹500 विद इन अ 3 मंथ पीरियड। आपके पीरियड कितनी है? 3 मंथ का टाइम पीरियड दिया हुआ है। द
मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस एक्सपेक्टेड टू बी 600 एंड 300। यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस होता है, उसके बाद उन्होंने कहा कि 600 मैक्सिमम प्राइस हो जाएगा, 300 आपकी मिनिमम प्राइस हो जाएगा, 300 मिनिमम प्राइस हो जाएगा। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ 3 मंथ कॉल ऑप्शन रिस्क एंड न्यूट्रल मॉडल इफ एक्सरसाइज प्राइस इज ₹550। अगर एक्सरसाइज प्राइस है तो 3 मंथ कॉल ऑप्शन क्या होगा, रिस्क एंड न्यूट्रल मॉडल आपको निकालनी है, रिस्क एंड न्यूट्रल मॉडल निकालनी है। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज निकालनी होती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज निकालनी होती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालना होता है और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितनी परसेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, 8% पर एनम दिया हुआ है, 8% पर एनम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज, कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू होता है ऑफ करंट मार्केट प्राइस माइनस लोअर प्राइस एट एक्सपायरेशन, हायर प्राइस एट एक्सपायरेशन, लोअर प्राइस एट एक्सपायरेशन। तो आज की प्राइसेज आपके कितनी है, 500 है, 500 e टू दी पावर 0.083/12 माइनस 300 लोअर प्राइस है, हायर प्राइस 600 है, माइनस 300 है। तो ये कितना हो जाएगा, 500 1.0202, ये एक्चुअली हो जाता है 500 e टू दी पावर 0.02 माइनस 300 होल डिवाइडेड बाई 300 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 300। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज 500 इंटू 1.0202 माइनस 300 डिवाइड 300, तो 0.70, ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज हो गया। तो आपको क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज 1 माइनस 0.70 दैट इक्वल टू 0.30, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज होगा। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालते हैं, वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। देखिएगा यहां पे मार्केट प्राइस 600 हो सकता है, मार्केट प्राइस 300 हो सकता है, एक्सरसाइज प्राइस 550, 550। वैल्यू ऑफ कॉल ये क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस कॉमा 0। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ मार्केट प्राइस 600 माइनस 550 कॉमा 0। तो 50,0 में मैक्सिमम कौन सा है, 50 है। 600 माइनस 550 50 होगा, 50 और 0 में मैक्सिमम कौन सा है, 50 है। और यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ 300 माइनस 550 कॉमा 0। तो यहाँ पे 300 माइनस 550 माइनस 250 कॉमा 0, 250 और माइनस 250 और कॉमा 0 में बड़ा कौन सा है, 0 है। और ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, तो 0.70 0.30। अब आप इसको क्या मान लीजिएगा, अब देखिए यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं XI, इसको मान लेते हैं PI। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा,
एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपका होता है PI/XI, तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 0। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन ये 35 हो जाएगा, दैट इक्वल टू समेशन PI/XI। फेयर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू 35 e to the power 0.08 3/12 35 1.0202, तो 1.0202 कितना हो जाएगा, 35 डिवाइड 1.0202, तो ये 34.34 हो जाएगा, 34.31 आपका हो जाएगा। ये फेयर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन हो जाएगा, फेयर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे 34.31 बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है। म्यूचुअल फंड में उन्होंने क्या कहा कि MSMU इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम। कब इन्वेस्ट किया, 01/04/2022 को इन्वेस्ट किया। वो कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया, 50,000 रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट किया। उन्होंने कहा द कैपिटल गेन एंड डिविडेंड फॉर द ईयर पर यूनिट, उन्होंने रिसीव किया यहाँ पे कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड कितना रिसीव किया, ₹3 रिसीव किया पर यूनिट। इन्वेस्टेड डेज कौन से डेट को, 31/03/2023 को इन्वेस्ट किया। जब नेट एसेट्स वैल्यू कितना था, नेट एसेट वैल्यू ₹25 था, नेट एसेट वैल्यू 25 था। इस डेट को 31/03/2023 को टोटल यूनिट कितनी थी, टोटल यूनिट्स आपको 2800 यूनिट्स था। टोटल यूनिट आपका कितना हो गया, 2800। अब सुनिएगा, उन्होंने क्या पूछा कि इस डेट को नेट एसेट्स वैल्यू क्या था, इस डेट को नेट एसेट्स वैल्यू आपका क्या था, जबकि इस डेट को 25 हो गया। अब सुनिए, अब यहाँ पे 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो किसी ना किसी नेट एसेट्स वैल्यू पे तो इन्वेस्ट किया होगा, किसी ना किसी नेट एसेट्स वैल्यू पे तो इन्वेस्ट किया। तो उसको मान लीजिए एक्स, लेट एक्स इज द नेट एसेट्स वैल्यू एट 01/04/2022 एक्स बी द 01/04/2022। उन्होंने अमाउंट इन्वेस्टेड कितना था, आपको अमाउंट इन्वेस्टेड कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किया था। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट आपका कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट, टोटल नंबर ऑफ यूनिट एट 01/04/2022 का टोटल। भाई 50,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया एक्स की रेट से, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट होगा। अब न्यू यूनिट परचेज आपका कितना होगा, न्यू यूनिट परचेज, यूनिट परचेज आपका कितना, ₹3 आपने इन्वेस्ट किया, किसके रेट से, जब 25 रुपीज का रेट चल रहा था। तो ये एक यूनिट पे इतना यूनिट आया, आपको एक आपके पास यूनिट के लिए इतना यूनिट मिला होगा, तो ₹3 के रेट से। लेकिन आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना था, 50,000 डिवाइडेड बाई एक्स, तो इतना आपने टोटल यूनिट परचेज किया होगा।
तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये 6,000 डिवाइडेड बाई एक्स, 6,000 डिवाइडेड बाई एक्स। अब बताइए, ये आपके पास स्टार्टिंग का यूनिट था, ये आपने परचेज किया, तो आपके पास टोटल यूनिट एट, टोटल यूनिट एट, ये आपका स्टार्टिंग का यूनिट था, ये आपने परचेज किया 31/03/2023। तो टोटल यूनिट कितना होगा, ये आपका स्टार्टिंग वाला यूनिट, ये आपने परचेज किया हुआ यूनिट, और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि टोटल यूनिट उस डेट को 2800 यूनिट है, तो आपको 2800 अगर कर देंगे तो इनिशियल आपने जो x माना है उसकी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, वही तो आपको निकालना था, यही तो आपको निकालना था यहाँ पे x। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है, आप देखिएगा, x 50,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 2800 और x इक्वल टू 56,000 डिवाइडेड बाई 2800, और ये आपका हो जाएगा ₹20। ये रुपीज में है सारी वैल्यू, तो ₹20 आपका x हो जाएगा। अब इसकी आंसर कौन सा होगा, ये सी पार्ट आंसर होगा मेरे आंसर। ठीक है, चलते हैं हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाली क्वेश्चन देखिए, ये वाली क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर दिस इज अ फॉरेक्स डीलर, रेट्स एंड रूपी यूरो इन इंटरनेशनल मार्केट्स आर दिस। रूपी, यहाँ पे ₹1 इक्वल टू डॉलर कितना दिया हुआ है, 0.0124124688, और यूएसए डॉलर इंटरनेशनल मार्केट रूपी एंड यूरो, यूरो का भी मार्केट दिया हुआ है, €1 इक्वल टू डॉलर कितना दिया हुआ है, 1.092694 ये दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि व्हाट विल बी द डायरेक्ट कोट ऑफ यूरो इन हिज कस्टमर। इंडिया के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट कोट क्या होगा यूरो के टर्म में, तो इंडियन करेंसी के लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी, रूपी पर यूरो, नंबर ऑफ टर्म में आपको रुपीज होनी चाहिए, रुपी होनी चाहिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डॉलर पर रूपी, डॉलर पर रूपी 0.012468, इसको क्या लिख सकते हैं, डॉलर पर यूरो, डॉलर पर यूरो यहाँ पे इज के टर्म में लिखेंगे, इज 1.092694। अब ये आपका फर्स्ट हो गया और ये आपको सेकंड है और ये आपको निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, रूपी को ऊपर ले जाएंगे, रूपी पर डॉलर इज 1 डिवाइडेड बाई 0.012468 और इसका नाम दे देंगे थर्ड। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या लिखा जा सकता है, रूपी पर डॉलर, डॉलर पर यूरो इक्वल टू रूपी पर यूरो हो जाएगा, डॉलर डॉलर गेट कैंसिल, इज 1 डिवाइडेड बाई 0.012468 इंटू 1.092694, तो कितना आ जाएगा आप देखिएगा, यहाँ पे रूपी पर यूरो इज
कितना हो जाएगा 1.092694 डिवाइडेड बाई 0.0124 688, तो ये हो जाएगा 87.6299 तो दैट इज 87 पॉइंट यहाँ पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ना बेटा? बहुत आसानी से क्रॉस कोटेशन का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। हमने फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब ये वाली पार्ट देखिए, ये वाली पार्ट कैपिटल बजटिंग का है, सिंपल क्वेश्चन है, एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। नोबल लिमिटेड हैज बीन इवेल्युएटेड इन इन्वेस्टिंग अ प्रोजेक्ट व्हिच रिक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ₹40 लाख। उन्होंने कहा कि भाई ये स्टार्टिंग में आपको कितना पैसा लगेगा, 40 लाख रुपया लगेगा, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर न्यू मशीनरी, द कंपनी एक्सपेक्ट्स द कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू प्रोवाइड द एनुअल कैश इनफ्लो ₹9 लाख पर ईयर आफ्टर टैक्स इंडिफिनिटली। उन्होंने कहा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे ₹9 लाख हो जाएगा, यहाँ पे ₹9 लाख हो जाएगा, यहाँ पे ₹9 लाख हो जाएगा, यहाँ पे ₹9 लाख हो जाएगा। ये डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी 9 lakh per year, indefinite. The business risk of the investment decision is 15%. That equal to discount rate. Discount rate आपका कितनी है? 15% है। Discount rate 15% है। The base net present value आपका कितना होगा? अब देखिएगा base net present value, तो यहाँ पे आपको निकालनी है base net present value। करने का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इनफ्लो आपके पास कितनी है 9 डिवाइडेड बाई 15%, आउटफ्लो कितनी है ₹40 लाख। तो आपका कितना होगा 9 डिवाइडेड बाई दिस, तो 9 डिवाइडेड बाई दिस आपका कितना हो जाएगा, ये 9 डिवाइड 0.15 माइनस 40, तो ये आपका हो जाएगा ₹60 माइनस ₹40, दैट इक्वल टू ₹20 लाख हो जाएगा आपका आंसर। 20 लाख, देखिए 20 लाख है कि नहीं, ये बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाली क्वेश्चन देखते हैं। ये वाली क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। द स्टॉक ऑफ NS लिमिटेड फेस वैल्यू 10, इनकी क्या है कि फेस वैल्यू आपका 10 है, ₹10 है। करंटली कोटेड ₹500। उन्होंने कहा कि आज की प्राइसेज ₹500 है, 500 है। NSE 3 मंथ फ्यूचर प्राइसेज कोटेड ₹510। आपको 3 मंथ की प्राइसेस कोट की गई है। यहाँ पे एक्चुअल प्राइस और फेयर फ्यूचर प्राइस, फेयर फ्यूचर प्राइस आपको निकालनी है। एक्चुअल प्राइसेज आपको कितनी कोट की गई है, 510 कोट की गई है। एक्चुअल फ्यूचर प्राइसेज 510 कोट किया गया है। द बोरिंग रेट इज 15% पर एनम। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आपको कितनी है, 15% पर एनम है, पर एनम 15%। व्हाट वुड बी द थ्योरेटिकल प्राइस ऑफ दिस। अब आपको कह रहा है कि फेयर फ्यूचर प्राइसेस क्या होगा अगर डिविडेंड का रेट है, डिविडेंड यील्ड है 25%, 25%। तो 25% तो मार्केट प्राइस पे हो ही नहीं सकता, 25% किस पे हो सकता है, फेस वैल्यू पे हो सकता है। यील्ड बोला है लेकिन डिविडेंड रेट दिया हुआ है 25%। तो फेयर फ्यूचर प्राइसेज इक्वल टू क्या होगा, फेयर फ्यूचर प्राइसेज S0 इंटू e⁻RT माइनस डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड होगा। अब बताइए यहाँ पे 500 e⁻0.15 3/12 माइनस 25% ऑफ ₹10। तो यहाँ पे 500 इंटू, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.0382
-2.5, तो इसका कितना निकाल देंगे भाई? 500 इंटू 1.0382, तो आपको हो जाएगा 519.10 माइनस आपको 2.5 माइनस 2.5, तो 516.60, ये हो जाएगा 516.60। ये आपकी फेयर फ्यूचर प्राइस हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 516.60, और 510 उन्होंने जो दिया हुआ है वो नीचे हो जाएगा, आपको लोअर प्राइस हो जाएगा 510। ठीक है, तो दिस इज योर फेयर फ्यूचर प्राइसेस। तो 506.50 ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये वाली क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट है, या कोई मेथड अलग चेंज किया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीए फाइनल में ऑलरेडी इससे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसकी सॉल्यूशन जैसे बनाया वैसे मैं बना रहा हूँ आपको। देखिएगा यहाँ पे, द पोर्टफोलियो कंपोजिशन ऑफ मिस्टर सानू इज गिवन दिस। इक्विटी आपको 120 है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40 लाख है, टोटल 160 है। द बीटा ऑफ द इक्विटी पोर्शन का बीटा है कितना? 0.85, एंड द करंट निफ्टी फ्यूचर इज 4261.5, द मल्टीपल अटैच टू निफ्टी फ्यूचर इज 100 के मल्टीपल में है। इफ मिस्टर सानू परचेज 23 कंट्रैक्ट, अगर 23 कंट्रैक्ट उसने परचेज किया हिज पोर्टफोलियो कंट्रैक्ट, हिज पोर्टफोलियो बीटा विल बी, पोर्टफोलियो बीटा क्या होगा? अब सुनिएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कंट्रैक्ट, नंबर ऑफ कंट्रैक्ट, ये फॉर्मूला होता है पोर्टफोलियो बीटा, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ वन कंट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ वन कंट्रैक्ट। उन्होंने कहा कि ये 23 कंट्रैक्ट है। अब पोर्टफोलियो बीटा यहाँ पे है, यहाँ पे बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो है। इक्विटी की वैल्यू कितनी? 120 लाख है, तो 120 लाख वैल्यू ऑफ वन कंट्रैक्ट, एक की वैल्यू 4261.5, 4261.5, एक कंट्रैक्ट में 100 यूनिट्स है। तो और बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो आपके पास कितना हो जाएगा? 23 4261.5 इंटू 100, 1 लाख। अब इसकी बीटा कितनी आ जाएगी? इसकी बीटा हो जाएगा 0.8167। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आएगा, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अब आपकी जो सॉल्यूशन आएगा, इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन देगा, उसको क्या बेस मानकर, क्या एजम्पशन लेकर बनाया है, वो तब देखा जाएगा। ठीक है ना, अभी मैं तो यही सॉल्यूशन दूंगा भाई। ठीक है, चलिए अब आपसे क्या कर रहा है यहाँ पे, बाइंग अ कॉल and a put with the same expiring date on the same stock with the different strike price, different exercise price, different exercise, वो क्या होता है? स्ट्रेडल होता है, स्ट्रैंगल होता है। सुनिएगा, दो टाइप की स्ट्रेटजी होती है। एक तो आपका होता है स्ट्रेडल, एक होता है स्ट्रैंगल। अब सुनिए, इसमें क्या होता है? वन कॉल होता है, वन पुट होता है, सेम एक्सरसाइज प्राइस होता है, सेम ड्यू डेट होता है, ड्यू डेट। इसमें भी वन कॉल होता है,
वन पुट होता है, डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस होता है, डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस, लेकिन सेम ड्यू डेट होता है, ड्यू डेट होता है। देखिए याद करने का तरीका क्या है, एक में तो सेम दोनों होता है, एक में डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस होता है। तो याद करने का तरीका जिसमें सारी अल्फाबेट डिफरेंट हो उसमें डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस, STRANGLE सारी की सारी अल्फाबेट डिफरेंट, तो उसको कहते हैं डिफरेंट एक्सरसाइज, यहां पे डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस हो जाएगा। लेकिन जहां पे एस्ट्रेडल, जहां पे दो अल्फाबेट सेम हो, DD एस्ट्रेडल में दो, उसमें क्या होता है सेम हो, उसमें सेम एक्सरसाइज प्राइस होता है। इस तरह याद कीजिएगा। तो इन्होंने क्या कहा, बाइंग अ कॉल अ पुट विद द सेम एक्सरसाइज एक्सपायरी डेट, सेम एक्सपायरी डेट है, ऑन द सेम स्टॉक विथ डिफरेंट स्ट्राइक, डिफरेंट स्ट्राइक, तो डिफरेंट स्ट्राइक क्या होगा, एस्ट्रेंगल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एस्ट्रेंगल। ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चंस है इसको बहुत अच्छे से करना है। ये क्वेश्चंस है P&Q आर द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे मैं आपको बनाता हूँ, एक देखिएगा प्रोजेक्ट P और है Q है, दो प्रोजेक्ट है, हाई डिमांड, मैंने आपको इकोनॉमी कैसा है, हाई डिमांड है, एक आपका लो डिमांड है। यहां पे उनकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए P&Q mutually exclusive project, P has a high initial fixed cost and will make a profit 10,000 with a high sales volume। तो यहां पे आपकी प्रॉफिट 10,000 की है, हाई अगर डिमांड हो तो P में आपकी प्रॉफिट 10,000 की है, और उसी तरह सेल्स वॉल्यूम एंड लॉस 4,000 फॉर अ लो सेल्स वॉल्यूम, अगर लो डिमांड है तो उसमें आपका कितना की लॉस हो जाएगी, 4,000 की लॉस हो जाएगी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, Q corresponding amount with the profit 7,000 और 2,000 हाई और लो। यहाँ पे जब हाई डिमांड हो तो उसको 7,000 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 2,000 हो जाएगा, ऐसे उन्होंने दिया हुआ है। फिर उन्होंने क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई सेल्स वॉल्यूम कितनी है, 60% है, तो 0.60 प्रोबेबिलिटी ये है, तो लो का कितना होगा, 0.40 है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन इज, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू समेशन PI XI होता है, समेशन PI XI होता है। तो उन्होंने कहा कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन के केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको इसकी कंसेप्ट को मैंने लिख दिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन measures how much better a decision maker could do if he or she knew for certain which states or nature would occur. Expected value of perfect knowledge is calculated by taking the maximum payoff or best financial situation for each state of nature and adding them up. उसके बाद ऐड करना मैक्सिमम पेअप को। अब सुनिएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू परफेक्ट इंफॉर्मेशन का क्या हो, विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, भाई साहब इसमें बेस्ट कौन सा है, मैक्सिमम। हाई डिमांड में 10,000 है तो यहाँ पे 10,000 ले लेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.60। इसमें बेस्ट कौन सा है, -4,000 है, लो डिमांड में -4,000 की 2,000 है, 2,000 इसका बेस्ट है, तो 2,000 ले लेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.40, तो ये आपका हो जाएगा 6,000 प्लस ये आपका हो जाएगा 800
ये आपको 6800 आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन 6800, तो बी पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में क्वेश्चन है आपको, देखिए यहाँ पे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक रिस्क का है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है? सिस्टमेटिक रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द इन्वेस्टिंग इन अ मेनी सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, रियल एस्टेट एंड फूड प्रोडक्ट्स। देखिएगा, सिस्टमेटिक रिस्क डाइवर्सिफिकेशन से थोड़ा सा मिनिमाइज किया जा सकता है, लेकिन 100% मिनिमाइज नहीं किया जा सकता है। सिस्टमेटिक रिस्क एक ऐसी रिस्क होता है जो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, और जो हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं, मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट जो बोला कि हम डाइवर्सिफाई करके मिनिमाइज कर सकते हैं, ये वाली नहीं हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर फ्री फ्रॉम इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब देखिएगा, यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में लिखा है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, however they come with some level of risk that investor need to be aware of. While treasury bills are considered risk free investment, they still come with risk such as interest rate risk. ट्रेजरी बिल में भी इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, इन्होंने कहा कि फ्री होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। दूसरी, द मार्केट रिवार्ड्स ऑन इन्वेस्टर्स प्रोपोर्शनल अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क अनमैनेजमेंट के कारण, इलीगली मैंने इग्नोरिंग के कारण, मैंने आपको इनफिशिएंसी के कारण जो रिस्क होता है उसको कहते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क से कोई रिवार्ड नहीं मिलता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है, सिस्टमेटिक रिस्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडस्ट्री टू व्हिच सिक्योरिटी बिलोंग्स। ये एग्जैक्ट करेक्ट है, तो ये वाला आपका ट्रू होगा आपका। देखिए, जैसे सिस्टमेटिक रिस्क को मैंने क्या रिप्रेजेंट लिखा है यहाँ पे, सिस्टमेटिक रिस्क रेफर द रिस्क इनहेरेंट टू द इंटायर मार्केट, मार्केट के बेसिस पे आता है सेगमेंट। सिस्टमेटिक रिस्क ऑल्सो नोन एज अनडाइवर्सिफाइड, जिसको डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता, मिनिमाइज नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वोलेटिलिटी रिस्क और मार्केट रिस्क इफेक्ट्स ओवरऑल मार्केट, टोटल मार्केट को इफेक्ट करता है, नॉट जस्ट अ पार्टिकुलर स्टॉक और इंडस्ट्रीज, किसी पार्टिकुलर स्टॉक और इंडस्ट्रीज पे डिपेंड नहीं रहता है। तो इसीलिए लिखा सिस्टमेटिक रिस्क इंडिपेंडेंट, मैंने कोई डिपेंड नहीं रहता है, ऑफ इंडस्ट्री टू व्हिच सिक्योरिटी बिलोंग। तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। आपसे बोला कौन सा ट्रू है, तो यही ट्रू होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने 10 जो आपका क्वेश्चन है कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम 2A क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।